नमस्कार दोस्तों, वाईफाई अकेडमी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं असलम खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो कि आपका एक टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज ये दूसरा वीडियो है इसका। इसके पहले वाले वीडियो में भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा किए थे। आज उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि हम आपको बताए भी थे, इसके पहले वाले वीडियो में आपको हम बिजनेसेस के बारे में आपको बताए थे। बिजनेस क्या होता है, प्रोप्राइटर क्या होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। इसके बाद आगे हम यहाँ पे गुड्स के बारे में बताए थे आपको, परचेजेस के बारे में, सेल्स के बारे में, स्टॉक के बारे में, परचेज रिटर्न्स और सेल्स रिटर्न के बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट शब्दावली पर हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। उस महत्वपूर्ण शब्दावली को हम लोग यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं इसी वीडियो को आगे। आज हम लोग यहाँ पर परचेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि परचेजेस होता क्या है। परचेजेस का मतलब होता है हिंदी में उसको हम लोग बोलते हैं क्रय। जब एक व्यापारी अपना बिजनेस जिस वस्तु में कर रहा है, जो वस्तु जो गुड्स के रूप में वह कर रहा है, जब वह कहीं दूसरे व्यापारी से, किसी दूसरे व्यक्ति से जब माल वह उस गुड्स को खरीदता है तो यह उसका परचेजेस कहलाता है। नाम से स्पष्ट हुआ, खरीदना। व्यापारी जिस वस्तु में अपना व्यापार डील कर रहा है, जिस वस्तु में अपना बिजनेस कर रहा है, आखिर वो भी वस्तु कहीं ना कहीं से वह व्यापारी खरीद के लाता होगा, तो जो वह खरीद के लाता है वह व्यापारी के लिए वह परचेजेस कहलाएगा। ये दो प्रकार से हो सकता है, एक तो मेरा कैश भी हो सकता है, दूसरा हमारा क्रेडिट भी हो सकता है। भाई जब भी माल खरीदेगा या तो ट्रांजैक्शन नकदी होगा या तो उधार होगा। हाँ, ये कैश में भी दो प्रकार से हो सकता है, एक कैश भी हो सकता है, दूसरा चेक से भी हो सकता है। हम लोग यहाँ पर कैश के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पर आज जो महत्वपूर्ण चीज़ आपका है वो क्रेडिट के बारे में हम लोग समझेंगे कि अगर व्यक्ति, वह व्यापारी जो जिस चीज़ में, जिस वस्तु में अपना व्यापार डील कर रहा है, उस वस्तु को अगर वह उधार खरीदता है तो वो कहलाता क्या है, उसके बारे में कौन कौन से शब्द बन सकते हैं। नकदी से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल नकदी में माल खरीदा, उसके बदले में पैसा दे दिया, आपका हमारा रिश्ता खत्म। लेकिन जब वही ट्रांजेक्शन उधार करते हैं तो खरीदने वाले और बेचने के बीच में एक रिश्ता बन जाता है देनदार और लेनदार का। आज उसी चीज़ को हम लोग समझेंगे कि जब व्यापारी वस्तु को खरीदता है और कैसे खरीदता है, उधार खरीदता है, क्रेडिट पे अगर खरीदेगा तो क्या होगा। जिसमें सबसे पहला जो आपका आएगा वो आएगा हमारा क्रेडिटर, या इसको हम लोग सप्लायर। सप्लायर से आशय या क्रेडिटर से आशय उस व्यक्ति से लगाया जाता है जिस व्यक्ति से वह व्यक्ति उधार माल खरीदता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मिस्टर ए एक व्यापारी है, वो जिस वस्तु में अपना व्यापार डील कर रहे हैं वह वस्तु मान लीजिए वह मिस्टर बी से खरीदते हैं उधार। मिस्टर ए ऑलरेडी एक व्यापारी है, वो अपना बिजनेस जिस वस्तु में डील करते हैं वह वस्तु मिस्टर बी से वो खरीदते हैं। और कैसा खरीदते हैं, क्रेडिट करते हैं। वो कैसा खरीदते हैं, उधार माल खरीदते हैं। तो ऐसी दशा में जिससे यह व्यक्ति मिस्टर ए जिससे माल वह उधार खरीद रहा है वह व्यक्ति हमारा क्रेडिटर या सप्लायर कहलाएगा, जिसको हम लोग हिंदी में लेनदार के नाम से जानते हैं। तो सप्लायर या क्रेडिटर वह व्यक्ति होता है जिससे वह व्यक्ति व्यापारी किसी दूसरे व्यक्ति से जो वह उधार माल खरीदता है वह हमारा क्रेडिटर कहलाता है, या उसको हम लोग सप्लायर के नाम से जानते हैं। यह क्रेडिटर एक प्रकार से हमारी लायबिलिटीज होती है कि आज न तो कल इस मिस्टर बी को, मिस्टर लेनदार को हमें आज न तो कल पैसा पे करना है, इसलिए हमारी ये लायबिलिटीज बन जाती है। और लायबिलिटीज बनने के नाते इसको हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में करंट लायबिलिटीज के रूप में हम लोग दिखाते हैं। कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में
करंट लायबिलिटीज के रूप में आपको दिखाते हैं। करंट क्या होता है ये सब आगे आपको बाद में बताया जाएगा। करंट लायबिलिटीज क्या होता है, करंट लायबिलिटीज के रूप में हम लोग दिखाते हैं, चाहे उसको क्रेडिटर बोलिए चाहे सप्लायर बोलिए। एक व्यापारी अपना बिजनेस जिस वस्तु में कर रहा है उस वस्तु को अगर वह किसी दूसरे व्यापारी से, किसी दूसरे व्यक्ति से उधार माल खरीदता है, तो जिससे वह उधार माल खरीद रहा है वह व्यक्ति मिस्टर ए के लिए, यहाँ पर एग्जांपल में जो मिस्टर ए के लिए है, इसके लिए वह क्रेडिटर या सप्लायर माने जाएंगे। मिस्टर ए ने मिस्टर बी से उधार माल खरीदा है तो यहाँ पर मिस्टर बी ए के लिए क्रेडिटर या सप्लायर माने जाएंगे। आइए और समझते हैं अगला जो महत्वपूर्ण हमारा शब्दावली है वह हमारा है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, ध्यान रखिएगा, मिस्टर ए मिस्टर बी से उधार माल खरीद रहे हैं, ऐसी दशा में मिस्टर बी ए को माल देने के लिए तैयार नहीं है और मिस्टर ए से कहते हैं ठीक है भाई हम आपको उधार माल दे तो दे रहे हैं, लेकिन मुझे जो पैसा आप देने के लिए वादा कर रहे हो 1 महीने 2 महीने 3 महीने या 4 महीने, आप इनके और इनके बीच में जो सहमति होती है उस सहमति पर मुझे एक लिखित कागज दे दो, मुझे लिख कर एक कागज दे दो कि आप इतने तारीख को पैसा दे दोगे। तो जो पेपर तैयार होगा ए जो लिख कर बी को जो पेपर लिख कर रिटर्न लिख कर जो कागज तैयार करके देंगे उसी को हम लोग बोलते हैं बिल्स पेबल। हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं दे विपत्र या दे बिल। व्यापारी एक व्यक्ति जब किसी दूसरे व्यक्ति से उधार माल क्रय करता है तो ऐसी दशा में जब जिससे वह माल क्रय करता है वह उसे लिख कर साइन करके हस्ताक्षर करके उसे कागज तैयार करके देता है, तो जो कागज आपका पेपर तैयार बनेगा उसी पेपर को हम लोग बिल्स पेबल के नाम से जानते हैं। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी से माल क्रय किया, मान लीजिए मिस्टर ए ने मिस्टर बी से 1 लाख रुपए का उधार माल क्रय किया। ऐसे समय मिस्टर बी जब ए से एक लिखित कागज ले लेंगे, लिखकर जो उनके बीच में ए और बी के बीच में जो भी डील हुआ है, जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी लेन देन हुआ है, इसी लेन देन को ही हम लोग यहाँ पर जब लिख कर दे दिया जाएगा तो इसको हम लोग बिल्स पेबल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, परचेज मतलब माल क्रय कर लिया, 2 प्रकार से हो सकता है, नकदी और उधार। नकदी को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्रेडिट जो उधार खरीदेंगे, जिससे हम लोग उधार माल खरीदते हैं वो हमारा क्रेडिटर या सप्लायर करेगा। जब वह उसको हम लोग लिखित पेपर के रूप में लिख के देते हैं तो हमारा वह बिल्स पेबल कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक जो वर्ड हमारा है वो है ट्रेड पेबल। एक वर्ड हमारा है ट्रेड पेबल। जब इसको हम लोग बोलते हैं, जब ट्रेड पेबल में जब क्रेडिटर और बिल्स पेबल को जब शामिल कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है ट्रेड पेबल। मींस आप कह सकते हैं कि ट्रेड पेबल बराबर क्या हो जाएगा, इसको मतलब बोलेंगे क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल B/P। जब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा बन जाएगा वो ट्रेड रिसीवेबल। ये कुछ शब्द जो आपके हैं, जो कॉमर्स वाले बच्चों के लिए अधिकतर प्रॉब्लम करते हैं, मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग के साथ भी ये समस्या हो, इसलिए ये वर्ड को बिल्कुल एकदम अच्छी तरह समझ लीजिए। जिससे हमने उधार माल खरीदा वो हमारा क्रेडिटर या सप्लायर कहलाएगा। जब उसे हम लिख कर एक रिटर्न में पेपर देते हैं तो हमारा पेपर जो तैयार होगा वो पेपर को हम लोग बोलेंगे बिल्स पेबल। और जो ट्रेड पेबल होता है, जब क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को जो हम लोग जोड़ देते हैं तो ये हमारा जो बनेगा वो हमारा कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। वो हमारा कहलाएगा ट्रेड रिसीवेबल। इसी प्रकार सेल्स को हम लोग समझते हैं। एक व्यापारी माल तो खरीद लिया, अब जब वो माल अपना गुड्स जिस वस्तु में अपना बिजनेस डील कर रहा है, जब उसे अपने ग्राहक को माल बेचेगा तो हमारा उसका कहलाएगा और सेल्स कहलाएगा, हमारा बिक्री कहलाएगा। सेल्स इसको प्रिपेयर हम लोग करेंगे, सेल्स अकाउंट में तैयार करेंगे। ये भी आपका 2 प्रकार से हो सकता है, कैश भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, नकदी भी हो सकता है, उधार करेंगे। अगर हमने नकदी माल ग्राहक को बेचा और उसके बदले में उससे पैसा रिसीव कर लिया तो हमारा उसका कोई भी रिश्ता नहीं बनेगा। लेकिन जैसे ही हम उसको उधार माल बेचते हैं, हमारा उसका रिश्ता बन जाता है देनदार और लेनदार का, पानी वाला देने वाले का रिश्ता बन जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग कैश के बारे में अध्ययन नहीं करेंगे बल्कि क्रेडिट के बारे में समझेंगे कि अगर
एक व्यापारी किसी ग्राहक को उधार माल बेचता है तो क्या होगा। हम किसी व्यक्ति को अपने, जिसको हम जानते हैं, अगर उसको उधार माल बेचते हैं तो जिससे हम लोग उधार माल बेचते हैं वो हमारा डेटर्स कहलाता है, जिसको हम लोग हिंदी में देनदार, जिसको हम लोग हिंदी में देनदार के नाम से जानते हैं। जैसे ये आप हो गए मिस्टर, ये आप हो गए मिस्टर ए ने, एक उनका ग्राहक है उसका नाम है रोहित, एक उनका ग्राहक है रोहित को 10,000 रुपये का उधार माल बेचा। मिस्टर ए एक व्यापारी, इन्होंने अपने एक जाने पहचाने ग्राहक को 10,000 रुपये का उधार माल, रोहित एक व्यक्ति है, उनका नाम जो जिनको माल बेच रहा है, ग्राहक का नाम रोहित है, उनको 10,000 रुपये का उधार माल बेचा है, नकदी नहीं, उधार माल बेचा है। तो ऐसी दशा में मिस्टर ए के लिए ये जो रोहित है ये इनके लिए देनदार कहलाएंगे। मीन्स कह सकते हैं कि देनदार वह व्यक्ति होता है जिसको हम उधार माल बेचते हैं या जिसको हम उधार पैसा दिए होते हैं, वो हमारा देनदार कहलाता है। जिससे हम लोग माल खरीदते हैं वो हमारा लेनदार, जिसको हम माल उधार बेचे हैं वो हमारा देनदार। तो देनदार और लेनदार में कंफ्यूज मत रहिएगा। जिससे हम उधार, मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से उधार माल खरीद के लाया है, तो जिससे हमने उधार माल खरीद के लाया है वो हमारे लिए क्रेडिटर कहलाएगा। हमने, व्यापारी ने अगर किसी ग्राहक को उधार माल बेचा है तो जिस ग्राहक को उधार माल बेचा है वह उसके लिए डेटर्स या देनदार कहलाते हैं। एक प्रकार से ये हमारी करंट एसेट्स होती है, चालू संपत्ति होती है, और चालू संपत्ति होने के नाते इसे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में करंट एसेट्स के रूप में हम लोग दिखाते हैं। आगे हम आपको पढ़ाएंगे बैलेंस शीट, जब पढ़ाएंगे फाइनल अकाउंट तो उसमें आपको बताएंगे फिक्स एसेट्स क्या होता है, करंट एसेट्स क्या होता है, ये आगे आपको बाद में बताएंगे। तो जिस व्यक्ति को, जिस ग्राहक को उधार माल बेचा जाता है वो हमारा देनदार कहलाता है। करंट एसेट्स होता है, करंट एसेट्स होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल। जिस प्रकार वहां पे हम लोग पढ़े थे कि हमने जिससे माल उधार खरीदा था उसे लिखित सहमति दे दिया तो हमारा बिल्स पेबल हो गया था। ठीक उसी प्रकार अगर हमने रोहित को माल बेचा है, रोहित को अगर हमने माल बेचा है तो रोहित से बाकायदे हम एक रिटर्न, एक पत्र में लिखवा लेंगे कि भाई आप रोहित जी पैसा मुझे कब दे रहे हो। तो रोहित जो लिखकर एक पेपर हमें तैयार करके देंगे, वो जो पेपर या कागज जो भी कह लीजिए आप, वह हमारा बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। ये रोहित जो आपका है, इससे हमने उधार माल बेचा था। रोहित से हमने एक लिखित सहमति, एक लिखित बकायदे लिखकर, डिटेल्स लिखकर, तारीख डाल के रोहित का साइन करा कर जो पेपर हम लोग तैयार करके ले लेंगे, मिस्टर ए व्यापारी जो तैयार करके ले लेगा वह हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल कहलाएगा। ध्यान रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा आप लोग, और बच्चों की तरह आप भी गलती मत कीजिएगा, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार ये भी आपका ट्रेड रिसीवेबल। जब हम लोग ट्रेड रिसीवेबल, वहाँ ट्रेड पेबल था, यहाँ पे आप रिसीव करेंगे। जब डेटर और प्लस बिल्स रिसीवेबल दोनों को जोड़ देते हैं, तो जो हमारा बनता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल, उसे हम लोग बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। जैसे वहाँ ट्रेड पेबल था, क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल को हम जोड़ दिए थे, ट्रेड पेबल हमारा बन गया था। इसी प्रकार यहाँ ट्रेड रिसीवेबल, डेटर को और प्लस बिल्स रिसीवेबल को जब हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा बन जाता है ट्रेड रिसीवेबल। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, वो हमारा एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेंगे। हम लोग खर्च के बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। खर्च का मतलब होता है एक व्यापारी अपने व्यापार को करने में जो उससे खर्च हो रहा है, जो उसका पैसे के रूप में बिजनेस से जा रहा है, वह हमारा एक्सपेंडिचर, या इसको हम लोग व्यय के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग एक्सपेंडिचर कहेंगे। एक्सपेंस हो गया, खर्च हो गया, मतलब एक प्रकार समझ लीजिए आपके व्यापार से पैसे के रूप में बाहर जाना, पैसा किसी न किसी माध्यम से आपका वो बाहर जा रहा है, चाहे किराए के रूप में, बिजली बिल के रूप में, किसी न किसी प्रकार से आपका जा रहा है पैसा आपके व्यापार से बाहर जा रहा है, वह व्यापारी के लिए एक्सपेंडिचर कहलाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? व्यय। कोई भी खर्च हो गया, कोई भी अगर खर्च होता है तो खर्च का, चाहे आप
11 के हो, चाहे 12 के हो, चाहे बीकॉम, चाहे कॉमर्स, शुरू से लेकर अंत तक जो भी आप पढ़ाई करेंगे, ये शुरू से और अंत तक जो भी आपको यहाँ पे एक्सपेंडिचर पढ़ाया जाएगा वो सिर्फ 2 ही प्रकार का एक्सपेंडिचर होता है। वो सिर्फ 2 ही प्रकार का एक्सपेंडिचर होगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे। पहला हमारा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक तो हमारा होगा पूंजीगत व्यय, अगर दूसरे की हम लोग बात करेंगे तो हमारा होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 2 ही प्रकार का A to Z जो भी खर्चा होगा वह व्यापारी के लिए सिर्फ 2 प्रकार का खर्च इसको माना जाएगा। एक तो हमारा हो सकता है कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है, दूसरा हमारा हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीगत व्यय। नाम से स्पष्ट हो रहा है पूंजीगत व्यय, जिसको हम लोग यहाँ स्पष्ट कर रहा है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय। और वो हमारा होता है रेवेन्यू, जिसको हम लोग बोलते हैं आयगत व्यय। तो व्यापारी 2 प्रकार के खर्च कर सकता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा हमारा होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में समझते हैं। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्या, पूंजीगत व्यय क्या होता है। नाम से स्पष्ट हो रहा है पूंजीगत व्यय। देखिए पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंस होता है जिसमें व्यापारी कोई अस्थायी संपत्ति को क्रय करने में अगर जो व्यय करता है तो वो हमारा व्यय कहलाएगा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे हमने प्लांट खरीद लिया, मशीन खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, जिसका बेनिफिट हमें करंट के साथ साथ फ्यूचर में भी मिलता रहेगा, ऐसे सभी प्रकार के व्ययों को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर बार बार खर्च होने वाले इसका स्वभाव नहीं होता। ये कभी कभी होता है, अनावर्ती स्वभाव का नहीं होता है कि बार बार हो। ये इसका जो होगा वर्ष में 1 या 2 बार जो भी होता होगा, 1 बार ये होगा, 2 बार हो सकता है, बार बार स्वभाव का नहीं होता है। इसलिए कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है ये अस्थायी स्वभाव का होता है। ये अस्थायी, इसका जो नेचर होता है वो अस्थायी स्वभाव का होता है। दूसरा कि अगर ये बात करेंगे तो ये हमारा दीर्घकालीन होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म इसका स्वभाव जो होगा लॉन्ग टर्म। एक बार खर्च कर दिया, करंट के साथ साथ भविष्य में उसका लाभ मिलेगा। जैसे मैंने बिल्डिंग खरीद लिया, तो क्या बिल्डिंग केवल इसी साल उसका बेनिफिट मिलेगा? नहीं, उसका बेनिफिट मुझे आज तो मिल रहा है, भविष्य में भी मुझे लाभ मिलता रहेगा। तो ऐसे सभी प्रकार के जो भी हमारे व्यय होते हैं, ऐसे सभी प्रकार के व्यय को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब किसी अस्थायी संपत्ति को खरीदने में या अस्थायी संपत्ति की कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो भी हम खर्च करेंगे वो भी हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा व्यापार था, 2 फ्लोर का था, मुझे और कमरे की जरूरत थी, हमने अपने 2 फ्लोर के ऊपर एक और फ्लोर तैयार करा दिया, तो ये भी हमारा जो व्यय होगा इसको भी हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि किसी अस्थायी संपत्ति के क्रय करने या उस अस्थायी संपत्ति की कार्य कुशलता में वृद्धि करने के लिए व्यापारी जो भी व्यय करता है वो सभी प्रकार का व्यय हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और इस प्रकार के जो भी व्यय होते हैं इससे हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में, चूंकि संपत्ति होती है इसलिए इसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग इसको दिखाते हैं फिक्स एसेट के अंतर्गत। जो भी हमारा चाहे संपत्ति खरीदो, चाहे बिल्डिंग खरीदो, संपत्ति में बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, मोटर कार, लिव स्टॉक जितने भी हमारे होते हैं, या फिर इसकी कार्य क्षमता में वृद्धि करने के लिए जो भी हम व्यय करते हैं, उन सभी प्रकार के व्ययों को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर वह होता है जो अस्थायी स्वभाव का होता है, जो दीर्घकालीन होता है, जो वर्ष में बार बार होने की घटना न हो। तो ऐसे सभी प्रकार के व्ययों को हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर एक ऐसा व्यय होता है, अस्थायी स्वभाव का होता है, बार बार नहीं होता है, एक पूंजी व्यय होता है। इसको हम लोग बैलेंस शीट के कहाँ दिखाते हैं? एसेट साइड में हम लोग दिखाते हैं। इसका व्यापार में होना अति आवश्यक माना जाता है।
इसके बाद हम लोग बात करेंगे वो हमारा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं आयगत। तो जो भी व्यापारी व्यय करता है वो दो प्रकार से हो सकता है, एक तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा खर्च होता है जो व्यापारी को अपने व्यापार को संचालन में, बिजनेस को ऑपरेट करने में, चलाने में जो खर्च करना पड़ता है वह हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या उसको हम लोग आयगत व्यय के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। जैसे अगर मान लीजिए उसके व्यापार में जो काम करने वाले वर्कर है या काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनको जो भी सैलरी या वेजेस दिया जा रहा है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएगा। किसी प्रकार का अगर रेंट फर्म कंपनी चुका रही है तो किराया या संपत्ति पर हरास, पूंजी पर ब्याज, ऑडिट फीस जिसको हम लोग बोलते हैं अंकेक्षण शुल्क हो गया, लीगल एक्सपेंसेस हो गया, डिस्काउंट हो गया, किसी न किसी प्रकार का जो भी आपका खर्च हो रहा है, जो भी पैसा आपके व्यापार से बाहर जा रहा है, जिसका स्वभाव जो होता है वो बार बार होता है। मंथली सैलरी आप दे रहे हैं तो हर महीने आपको सैलरी देना पड़ेगा। अगर आप मजदूर को वेजेस दे रहे हैं तो या तो आप पर डे बेस पे दीजिए, या फिर आप वीकली बेस पे दीजिए, या फिर आप मंथली बेस पे दीजिए। किराया इसी प्रकार आपका जो भी मान लीजिए आपका शॉप किराए पर है तो किराया आपका जा रहा है, बिजली का बिल हो सकता है, पानी का बिल हो सकता है, किसी न किसी प्रकार का जो भी खर्च होता है जिसका स्वभाव क्या होता है, अल्पकाल, छोटे समय के लिए, कम समय के लिए, 1 साल या 12 महीने या उसके अंदर की समय अवधि के लिए होता है, ये इसलिए इसको कहते हैं ये हमारा अल्पकालीन। वहां पर हम लोग पढ़े थे इसका स्वभाव जो होता है अस्थायी होता है, इसका स्वभाव अस्थायी होता है, लघु समय के लिए होता है। और इसका जो स्वभाव और होता है वह ये होता है कि बार बार वहाँ पर उसका स्वभाव बार बार नहीं होता था, क्योंकि एक बार आपने ले लिए, बार बार आप बिल्डिंग, बार बार फर्नीचर नहीं खरीदेंगे, एक बार खरीद लिए तो उसका करंट के साथ साथ बेनिफिट आपको फ्यूचर मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो होगा, जिसका बेनिफिट आपने ले लिया और उसको बेनिफिट लेने के एवज में आपने उसका पेमेंट कर दिया, ऐसे सभी प्रकार के व्यय को हम लोग क्या बोलेंगे, आयगत व्यय। आपने वर्कर से, आपने कर्मचारी से काम कराया 1 महीने में और काम कराने के बदले में आपने उसको पेमेंट कर दिया, मीन्स उसका बेनिफिट आपने ले लिया और उसका पेमेंट कर दिया, बेनिफिट लेने के बाद उसका आपने पेमेंट कर दिया, तो ऐसे एक्सपेंस को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं या आयगत व्यय के नाम से जानते हैं। एक प्रकार से हमारे बिजनेस का व्यय होता है और व्यय होने के नाते इस जो खर्च हमारा होता है इससे हम लोग, ध्यान रखिएगा, इससे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब तैयार करेंगे फाइनल अकाउंट के अंतर्गत, फाइनल अकाउंट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। हम आपको पढ़ाएंगे तो इसमें समझाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम लोग इसे डेबिट पक्ष में हम लोग खर्च के रूप में दिखाते हैं, चाहे वो सैलरी हो, चाहे वो ऑडिट फीस हो, चाहे बैड डेब्ट्स हो, चाहे डिस्काउंट हो, जो भी हमारा खर्चा होगा उन सभी खर्चों को प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। जैसे अगर मजदूरी की बात करेंगे ये भी हम लोग दिखाएंगे, लेकिन इसमें स्वभाव देखा जाएगा कि अगर प्रत्यक्ष व्यय रहेगा तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग दिखाएंगे, जो अप्रत्यक्ष व्यय होगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में दिखाएंगे। ये फाइनल अकाउंट जो आपको पढ़ाएंगे उसमें बताया जाएगा कि प्रत्यक्ष व्यय क्या होता है, अप्रत्यक्ष क्या होता है। जितने भी प्रत्यक्ष व्यय होते हैं हमारे, जिनका डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम बोलते हैं, उसे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे। जितने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे उसको प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग दिखाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये व्यय के बारे में आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस कितने प्रकार को सकते हैं। शुरू से अंत तक जो भी खर्चा होगा उसका 2 ही नेचर हो सकता है, चाहे आप 11th हो, चाहे आप कॉमर्स जितने भी आगे बढ़ चुके हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपको 2 ही प्रकार का होगा, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, या दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए। ओके, थैंक यू।